वेलकम टू एग्ज़ाम तक करंट अफेयर्स वीडियो में। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले 4 दिनों के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिस हुए हैं, आपके मिस नहीं होंगे क्वेश्चन। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट 3 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है हुई है, साथ में और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। 16-17 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करेंगे, 16-17 कल के वीडियो में करेंगे एंड इस तरह से आपका पूरा कवर हो जाएगा। सो कोई टेंशन की बात नहीं है। करंट अफेयर्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पीछे नहीं रहेगा। पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बना है, ये बना है पिछले काफ़ी टाइम से जो टॉप पे बनी हुई थी। सबको बताएं, याद करने की भी ज़रूरत नहीं थी अब तो, कि सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है। सो दैट इज़ एप्पल। सबको बताएं यूएस की एप्पल। एंड अभी एक्चुअल में एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है। आपको यहाँ पर नाम देखकर पता चल गया होगा, सऊदी अरामको। बिल्कुल, अरामको जो है ये कंपनी है सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट कंपनी। जिस तरह से इंडिया की ओएनजीसी है उस तरह से यहाँ की है। अब एक्चुअल में आपको पता होगा सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री है। एंड वहाँ पर अभी यूक्रेन रशिया वॉर के कारण ऑयल की प्राइजेस लगातार बढ़ रही है। और भी काफ़ी सारे ऐसे सीन रहे हैं जहाँ पर अभी ऑयल के प्राइजेस जो है इंटरनेशनल मार्केट में लगातार बढ़ रहे हैं। सो इस कारण से सऊदी अरामको के रेवेन्यू में बहुत बड़ी ग्रोथ मिली है, 28% की ग्रोथ मिली है। जबकि उसी टाइम पे एप्पल में टेक में थोड़ा सा मंदा है, सुस्ता है। इनके शेयर में 24% की कमी हुई है। सो इस तरह से नेगेटिव, इस तरह से पॉजिटिव, दोनों ऐड हो गई तो अरामको की पोजीशन ऊपर हो गई है। एंड इन्होंने 3 मिलियन, अभी आपको पता होगा एप्पल 3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने वाली पहले ही कंपनी बनी थी। बट अब इनकी वैल्यू थोड़ी सी कम हुई है। एंड अरामको अगर बात की जाए, इनकी वैल्यू बढ़ चुकी है। सो आज के टाइम पे आपको थोड़ा सा ये याद रखना कि सऊदी अरामको जो है ये टॉप पे पहुंच चुकी है। ये है वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित मूल्यवान कंपनी। हालांकि ज़्यादा टाइम तक रहेगी या नहीं रहेगी ये अलग बात है, क्योंकि एप्पल फिर से वापस नंबर 1 पे आ ही जाएगी। बट फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना, 1933 में अरामको की स्थापना हुई थी। ऑब्वियसली ऑयल एक्सपोर्टर हैं, सो आपको याद रखना सऊदी अरेबिया में है। एंड सऊदी अरेबिया की बात की जाए तो रियाद कैपिटल है एंड रियाल जो है ये करेंसी है। सो रियाद आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एयर इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एयर इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ, आपको पता होगा एयर इंडिया ने जनवरी में इल्कर आईसी को अपना जो है एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया था। ये थे टर्की में, लेकिन टर्की इंडिया के रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं और इस कारण से काफ़ी कुछ इनका विरोध भी हुआ। सो इस कारण से फाइनली इल्कर आईसी को नहीं बनाया जा रहा है। अभी एयर इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ बनाए जाएंगे कैंपबेल विल्सन को। कैंपबेल विल्सन कौन है? सिंगापुर एयरलाइंस के जो हैं सहयोगी कंपनी में हेड रह चुके हैं। एंड काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है इनको एविएशन सेक्टर में, 25-26 साल का। सो कैंपबेल विल्सन सिंगापुर के हैं और इनको अपॉइंट किया जा रहा है एयर इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में। सो आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्तमान में कौन क्या की पूरी पोस्ट लिखी हुई है एग्जाम तक वेबसाइट पर। ये अभी अपडेट हुए नहीं है, अपडेट हो जाएंगे आज शाम को। उसके बाद आप लोग पढ़ लेना, वहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल दी गई है। एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और एयर इंडिया के अध्यक्ष यही है एन चंद्रशेखरन। लेकिन एमडी एंड सीईओ पूछ ले तो कैंपबेल विल्सन। 1932 में स्थापना हुई थी एयर इंडिया की। आपको पता ही होगा 18,000 करोड़ में जो है इसको खरीद लिया है वापस टाटा ने। सो ये आपको याद रखना एयर इंडिया के बारे में। कैंपबेल विल्सन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्या आ चुका है पता नहीं, बट जो भी है ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है हर साल। थोड़े से क्वेश्चन की स्पीड फास्ट रखेंगे। आज हमने जीके डोज भी शामिल नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चंस करवाने जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर मनाते हैं। अगर बात करें 2022 में इसकी थीम की, तो इसकी थीम थी नर्सेस अ वॉइस टू लीड। ये इसकी थीम थी। 1965 से इंटरनेशनल नर्स यूनियन द्वारा ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इटली की महिला थी, इनकी जयंती पर सेलिब्रेट करते हैं। 1820 में इनका जन्म इटली में हुआ था, 1910 में इनकी डेथ हो गई थी। और इन्होंने जो है 1820 में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने अगर बात की जाए स्पेशली, तो जो युद्ध में घायल सैनिक होते हैं ना, उनकी काफ़ी ज़्यादा सहायता की है। सो इस कारण से इनकी जयंती पर जो है 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। एंड इनको लेडी विथ लैम्प भी कहते हैं। तो ये भी याद रखना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 12 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात किया भारत के
मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने? CEC अगर बात की जाए ये कौन बने रिसेंट में? सुशील चंद्रा का कार्यकाल 14 मई को खत्म हो चुका है। अभी बने हैं राजीव कुमार। इन दोनों, ये दो थे ना, तो इन दोनों में से सीनियर है राजीव कुमार, एंड राजीव कुमार जी अभी जो है अगर बात की जाए भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द राजीव कुमार न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अगर बात की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो 324 आर्टिकल हैं। ये आर्टिकल याद रखना, 324 जो हैं ये चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद हैं। चुनाव आयोग की बात की है 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। 1950 में स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी है इसकी, साथ में वोटर लिस्ट को अपडेट करना और भी काफ़ी सारे काम हैं। अगर बात की जाए, पूछ ले कि निम्न में से कौन से चुनाव जो हैं भारतीय मतलब जो है अगर बात के इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो हैं वो कंडक्ट करवाता है, तो लोकसभा के सारे चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, सेंटर के सारे जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करवाता है। साथ में विधानसभा अगर पूछ ले, मुख्यमंत्री के इलेक्शन, ऑब्वियसली विधानसभा के इलेक्शन भी अगर बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करवाते हैं। लेकिन पूछ ले पंचायत स्तर पर या जो नगर पालिका वाले जो होते हैं ना, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है? तो वो राज्य चुनाव आयुक्त होता है, ना कि भारतीय चुनाव आयोग। सो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। लोकल लेवल के जो इलेक्शन है वो करवाएगा स्टेट वाला, बाकी सारे के सारे ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है UNCCD COP15 COP15 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये COP26 अलग हुआ था सर, और ये अभी क्या हो रहा है ये अलग है। मैं आपको अभी बताता हूँ। ये है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, इसके जो अलग अलग देश हैं उनके बीच में ये मीटिंग हो रही है। एंड ये अगर बात की जाए 15th समिट है इस बार का, जो कि हुआ है कोटे दी आइवरी में। ये वेस्ट अफ्रीका में कंट्री है, वहाँ पर ये मरुस्थलीकरण के खिलाफ ये जो है समिट हुआ है। इससे पहले COP14 जो है ये हुआ था न्यू दिल्ली में 2019 में। सो 2019 के बाद अभी हुआ है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ये है UNCCD, ठीक है, UNFCC नहीं है वो। क्लाइमेट चेंज वाला COP26 आपको पता होगा ग्लासगो में हुआ था, और COP27 इजिप्ट मिस्र में होने वाला है, ये अलग है। तो ये आपको याद रखना। कोप का सिंपल से मतलब यही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो देश उसमें शामिल हैं उन सब की जो है सम्मेलन को कहते हैं कोप। लेकिन UNCCD की फुल फॉर्म याद रखते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण। मरुस्थल की बात की जाए तो वैसे अगर बात की जाए मैंने एग्जाम तक की वेबसाइट पर काफ़ी सारी डिटेल्स डाल रखी हैं। भारत में कौन सा है? थार डेजर्ट है, जो कि राजस्थान में फैला हुआ है। नेक्स्ट है मार्कोस जूनियर ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव को जीता है? सो फिलीपींस इज द करेक्ट ऑप्शन। फिलीपींस के राष्ट्रपति चुनाव को जो है मार्कोस जूनियर ने जीत लिया है। ये आपको इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखना। एक्चुअल में इनके जो फादर थे ना वो यहाँ के तानाशाह थे, तो इनके वो मतलब जो है इलेक्शन जीतने के बाद इनके ही देश में काफ़ी सारे विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। बट हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना कि अभी के लिए फिलीपींस के राष्ट्रपति इलेक्शन को मार्कोस जूनियर ने जीत लिया है, तो इनका नाम याद रखना। फिलीपींस की कैपिटल है बाय द वे मनीला, जहाँ पर आपको मिलेंगे ADB के हेडक्वार्टर्स। सो ये आपको याद रखना। पेसो हैं फिलीपींस की करेंसी, एंड रिसेंट में हमने ब्रह्मोस को बेचा फिलीपींस को। प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास में ही मेरियाना ट्रेंच है, जो कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है, विश्व का भी सबसे गहरा वही है। नेक्स्ट, अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया है? सो असम पुलिस को दिया है रिसेंट में अमित शाह ने। किसने दिया है? होम मिनिस्टर अमित शाह ने। एंड ये जो है सेंटर की तरफ से राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है पुलिस सेक्टर के लिए, मतलब किसी भी स्टेट की पुलिस को मिलना, उसके लिए एक सर्वोच्च सम्मान होता है। सो ये हैं प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड, जो कि असम को मिला है रिसेंट में। हेमंत बिश्वा शर्मा CM है, जगदीश मुखी जो हैं राज्यपाल हैं, दिसपुर कैपिटल हैं, दिसपुर एंड गुवाहाटी एंड डिब्रूगढ़, ये तीनों सिटी ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे स्थित हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर पर ही जो है अगर बात किया माजुली आइलैंड है, जो कि वर्ल्ड का सबसे अगर बात की जाए बड़ा आइलैंड है, जो कि रिवर के अंदर है।
ये आपको याद रखना है, सबसे बड़े आइलैंड वगैरह। अगर पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, द्वीप पूछ ले, ग्रीनलैंड होगा ऑब्वियसली, ठीक है, ग्रीनलैंड होगा। फिर अगर पूछ ले महाद्वीप, सबको पता ही है, ठीक है, एशिया है। ओके, द्वीप समूह पूछ ले, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह आर्कियोपेलोजी, तो वो होगा इंडोनेशिया। एंड फिर अगर पूछ ले रिवर आइलैंड सबसे बड़ा, तो वो होगा अपना माजुली, असम का। ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में गरीब छात्रों के लिए इंडियन आर्मी कोचिंग सेंटर चलाएगी, जो इंजीनियरिंग मेडिकल के एग्ज़ाम है या फिर और भी जो एग्ज़ाम्स हैं सेंट्रल लेवल के, उनके लिए कोचिंग सेंटर्स जो हैं मणिपुर में स्थापित करेगी। अगर बात की जाए भारतीय सेना, मणिपुर के विष्णुपुर ज़िले में ये पहला इस तरह का कोचिंग सेंटर खुलेगा, जहां पर इंडियन आर्मी ने एसबीआई के साथ में और भी काफ़ी सारी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये टाइप किया है। एंड ये यहाँ पर मुफ्त में जो है कोचिंग सेंटर्स की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। हम मणिपुर में नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छा सा संकेत है कि वो भी देश की जो मेन लाइन एग्ज़ाम है, जहाँ पर हमारे नॉर्दर्न वाले तो काफ़ी सारे लाखों स्टूडेंट्स compete कर पाते हैं, लेकिन शायद आई डोंट नो, बट हाँ वहाँ से इन लोगों का प्रतिनिधित्व बहुत कम होता है। तो ऐसी स्कीम से वहाँ पर भी फ़ायदा मिलेगा ज़रूर से। इंडियन आर्मी जो है ये एक सिर्फ ऐसा नहीं कि फ़ौज है, ये मतलब देश का इमोशन है, जो कि देश के बारे में भी सोचती है। तो ऐसे स्टेप से हमको पता चलता है। मणिपुर के राज्यपाल की बात की, ला गणेशन राज्यपाल है, एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम है, एंड इम्फाल यहाँ की कैपिटल है मणिपुर की, आपको याद रखना है। इंडियन आर्मी के 29 अगर बात की जाए अभी चीफ कौन बने, तो वो बने जनरल मनोज पांडे, उनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन, जहाँ पर जो बायोलॉजिकल वेस्ट है उनसे जो है चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी, और फिर ईवी के लिए जो है चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की गई। ये की है भारत की पहले मुंबई में, आपको याद रखना। सो ये उद्धव ठाकरे के बेटे हैं आदित्य ठाकरे, इन्होंने जो है उद्घाटन किया यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। ये महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री भी हैं। नेक्स्ट है, एनपीसीआई के अनुसार अप्रैल 2022 में किस माध्यम के ट्रांजैक्शन पर सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो ये आपको याद रखना, रिकॉर्ड तोड़ ट्रांजैक्शन हुए। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार यूपीआई में सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ये आपको याद रखना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई ने अप्रैल 2022 में 9.83 ट्रिलियन रुपए जो हैं को ट्रांसफ़र किया है, और इसके लिए 5.58 बिलियन जो हैं ये ट्रांजैक्शन भी हुए हैं। सो ये हैं यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, कई बार पूछा जाता है। भीम की भी फुल फॉर्म याद रखना है, भीम की फुल फॉर्म क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट अगर बात की नाटो साइबर सिक्योरिटी में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है, सो इट इज़ साउथ कोरिया, आपको याद रखना है। साउथ कोरिया अभी रिसेंट में नेटो में शामिल नहीं हुआ है, नेटो का एक समूह है, मतलब नेटो देशों का ही जो है साइबर सिक्योरिटी का ग्रुप है, जो कि साइबर सिक्योरिटी से लड़ने के लिए इनपुट उपलब्ध करवाता है। सो यहाँ पर साउथ कोरिया शामिल हुआ है, ये आपको याद रखना है। साउथ कोरिया के रिसेंट में राष्ट्रपति बने यून सुक यूल, इनका नाम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। यून सुक यूल जो है ये साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बने। सियोल साउथ कोरिया की कैपिटल है, वॉन यहाँ की करेंसी है, एंड 38th पैरेलल लाइन जो है ये नॉर्थ एंड साउथ कोरिया को अलग करते हैं। सो ये आपको याद रखना है। नेटो बाय द वे 1949 में स्थापना हुई थी, 30 देशों का समूह है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और आज के टाइम पे लड़ाई का सबसे कारण भी नेटो ही है। नेक्स्ट है, हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। आप भी सोच रहे हैं ये क्या हो गया, कहीं इलेक्शन भी तो नहीं हुए, बट क्या करें भाई साहब, करना ही पड़ता है, इलेक्शन आ रहे हैं, अभी 1 साल बचा है, तो सोचा कि अब सीएम ही चेंज कर लेते हैं। 4 साल कुछ काम किया नहीं होगा, आई डोंट नो किया या नहीं किया है, ठीक है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट जो भी है स्ट्रेटजी यही चलती है कि लास्ट के 1 साल में सीएम को चेंज कर लो और अगली बार फिर जीत लो, फिर 5 साल और मज़े करो, वही बात हो गई। अभी जो है विप्लव देव कुमार 4 साल तक इन्होंने काम किया है, और अभी इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, इनके मतलब इस्तीफ़ा मन से नहीं दिया है, बट हाँ इस्तीफ़ा इनको देना पड़ा। एंड अभी जो है मणिक साहा जो हैं ये बने हैं
त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर राज्यसभा में ऑलरेडी अभी सांसद हैं, वहाँ से जाएंगे वापस अगरतला और वहाँ पर शपथ ले ली इन्होंने मणिक शाह ने एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। सो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ये आपको याद रखना। मणिक शाह बीजेपी पार्टी से ही, ऑब्वियसली बीजेपी को यहाँ पर 2018 स्टार्टिंग में जो इलेक्शन हुए थे वहाँ पर इनको जीत मिली थी और उसके बाद इन्होंने अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है काफ़ी 25 सालों के बाद जो है लेफ्ट को हराकर यहाँ पर विप्लव कुमार देव सीएम बने थे, 4 साल तक रहे, अभी बने हैं मणिक शाह। सो मणिक शाह का नाम याद रखना, त्रिपुरा के नए सीएम हैं। त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य, SN आर्य आपको याद रखना शॉर्ट में। सत्यदेव नारायण आर्य जो हैं ये आज के टाइम पे त्रिपुरा के राज्यपाल हैं, आपको याद रखना। अगरतला यहाँ की कैपिटल है। एंड त्रिपुरा अगर बात की भारत का क्षेत्रफल के अनुसार तीसरा सबसे छोटा स्टेट है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है? तो फर्स्ट नंबर पर आता है गोवा, सबसे छोटा स्टेट है। एंड इसके अलावा अगर बात की जाए आपके पास में और कौन सी डिटेल होनी चाहिए, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? सो दैट इज़ त्रिपुरा, आपको याद रखना। त्रिपुरा की जो कैपिटल है अगरतला, ये बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर के पास में मिलेगी आपको, ज़्यादा दूर बिल्कुल भी नहीं है। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है ये स्टेट है त्रिपुरा, आपको बारे में याद रखना। राज्यपाल और मुख्यमंत्री का नाम याद रखना क्योंकि रिसेंट में चेंज हुए हैं। नेक्स्ट है 12वां अगर बात की AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप, यानी कि IBA वुमेंस वर्ल्ड्स बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, ये इस्तांबुल में शुरू हुई है। इस्तांबुल कहाँ पर है? टर्की में। एंड टर्की के यूरोप वाले पार्ट में है। एक्चुअल में टर्की ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, एशिया में भी पड़ता है, यूरोप में भी पड़ता है। इसका 95-97% एशिया में है, जिसकी कैपिटल अंकारा है। ऐसे भी पूछ ले कि टर्की की राजधानी, तो अंकारा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर पूछ ले टर्की के यूरोप वाले भाग की राजधानी तो फिर इस्तांबुल होगा, ये आपको याद रखना। इसीलिए यूरोप का मरीज भी कहते हैं टर्की को, क्योंकि टर्की यूरोप में भी आता है एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज़ की तुलना में इसकी हालत ख़राब है। बट आपको याद रखना इस्तांबुल में भी रिसेंट में महिला विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप जो है हिस्सा ले रही है। 90+ कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करी है और भारत का नेतृत्व जो है असम की लवलीना बोरगोहेन करने वाली हैं, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस देश के यूरी एवरबक का निधन हो गया? जो सबसे वृद्ध शतरंज खिलाड़ी थे, 100 साल के थे, रशिया के थे, सोवियत संघ के लिए भी खेल चुके थे, अभी इनकी डेथ हो गई है। सो ये याद रखना इनका देश यूरी गागरिन, उनसे नाम याद रह यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। सोवियत संघ तत्कालीन वहाँ पर वो गए थे अंतरिक्ष में। सो यूरी गागरिन के नाम से भी याद रख लो कि यूरी एवरबक कहाँ के हो सकते हैं। सो ये रशिया के ही हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, रूलर्स पुलिस टू पीपल्स पुलिस, ये एक बुक लॉन्च हुई है। इसका शॉर्ट में नाम इतना याद रख सकते हैं, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। एग्जाम में पूछेंगे तो चांसेस है कि इतना ही टाइटल आपसे पूछा जाएगा, यानी कि स्ट्रगल करना पुलिस रिफॉर्म्स के लिए भारत में। ये पुस्तक लिखी है फॉर्मर IPS ऑफिसर प्रकाश सिंह ने, ये आपको याद रखना है। इन्होंने इस बुक में जब से अंग्रेज़ों के द्वारा पुलिस की स्थापना की गई, इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद से ही 1947 के बाद में पुलिस किस तरह से रिफॉर्म्स होती गई, वहाँ पर किस तरह के और भी जो हैं रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है, तो ये इस पुस्तक में लिखा गया है प्रकाश सिंह द्वारा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू साहब ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। एंड यहाँ पर आगे क्या है, रूलर्स पुलिस टू पीपल्स पुलिस, यानी कि शासन करने वालों की पुलिस से लेकर आम जनता की पुलिस, मतलब काफ़ी कुछ इसमें इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं पुलिस के बारे में। बट आपको मेन याद रखना प्रकाश सिंह इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मनोज सोनी कौन है? वर्तमान में UPSC के अध्यक्ष हैं और मनोज पांडे तो सबको ही पता है, आर्मी चीफ हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस पार्टी के संबंधित पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम जी की डेथ हुई है? कांग्रेस के थे, 93 से 96 के बीच में केंद्रीय सूचना राज्य मंत्री रहे थे, स्वतंत्र प्रभार के। सो शॉर्ट में आपको ये याद रखना, पंडित सुखराम जी की डेथ हो गई। ये क्या थे? राजनेता थे, कांग्रेस पार्टी के थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, हिमाचल प्रदेश से आते थे, 5 बार ये जो हैं विधानसभा में रह चुके हैं, 2 बार लोकसभा में रह चुके हैं। बस यही याद रखना और क्या। अब आप लोगों के लिए इतना ही क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। सो अभी आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछता हूँ, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, UNDP वर्सेस UNEP। आपको मैंने कई बार बताएं
लिख लीजिए कमेंट बॉक्स में, जिसको जितनी इन्फॉर्मेशन पता है उतनी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यूएनडीपी अगर आपको फुल फॉर्म ही पता है तो फुल फॉर्म ही लिख लो, यूएनडीपी की एंड यूएनएपी की। फिर अगर बात की आपको इनके हेडक्वार्टर्स पता है, ज़रूर से लिखिए दोनों के हेडक्वार्टर्स। एंड उसके बाद अगर बात की जाए इन दोनों के काम क्या हैं, वर्क क्या हैं, तो वो भी लिख सकते हैं, पता है तो ज़रूर से लिखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो था, थोड़ा सा मेरी एनर्जी डाउन थी, आपको वीडियो में महसूस भी हुई होगी, बट कोई नहीं, कल से हम लोग आराम से फिर से वीडियोज़ की तरफ लौट लेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।